कार्यक्रम को आगे गति देते हुए लाप्लास महोदय की निहारिका परिकल्पना को आज प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अब देखिए निहारिका परिकल्पना की बात करें एक बार हम। निहारिका परिकल्पना लाप्लास महोदय ने 1796 में दी और इसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में किया। लाप्लास महोदय ने कांट महोदय की कुछ कमियों को दूर करने का प्रयास किया। लगभग लाप्लास महोदय की जो हाइपोथेसिस है वो कांट महोदय की हाइपोथेसिस से बहुत ज़्यादा साम्य रखती है। ठीक है, कांट महोदय ने एक चीज़ बताई थी कि जो कण थे इन कणों के टकराव से पर्याप्त ऊष्मा का जनन हुआ। इस बात को नकारते हैं लाप्लास महोदय। उन्होंने कहा कि पर्याप्त ऊष्मा का जनन कणों के टकराव से नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा कांट महोदय ने कहा कि कणों के टकराव से गति आ सकती है, जबकि लाप्लास महोदय ने कहा कि कणों के टकराव से पर्याप्त गति उत्पन्न नहीं हो सकती है। तीसरा, कांट महोदय ने बताया था कि जैसे जैसे इस निहारिका की आकार आयतन क्षमता बढ़ती जा रही थी उसकी गति भी बढ़ती जा रही थी। लाप्लास महोदय इसके बारे में नकारते हैं और कहते हैं कि जैसे जैसे आकार में वृद्धि होगी गति में वृद्धि नहीं हो सकती है। इस प्रकार कांट महोदय के तीनों तर्कों का खंडन करते हुए लाप्लास महोदय ने अपनी 3 कल्पनाएं प्रस्तुत की। सर्वप्रथम उन्होंने तापमान संबंधी समस्या को सुलझाने के लिए कहा कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक महापिंड था, वो बहुत ज़्यादा गर्म था, तो तापमान संबंधी समस्या को उन्होंने इस तरह से सुलझा दिया। सेकंड, उन्होंने कहा कि ये गतिशील था। पहले तो ये गर्म था और साथ में ये क्या था, गतिशील था, तो गति संबंधी समस्या को भी उन्होंने यहाँ पे सुलझा दिया। तीसरा, इन्होंने बताया कि लगातार तापमान कम होने के कारण शीतल होता जा रहा था। इस प्रकार अपने द्वारा दिए गए 3 कल्पनाओं के आधार पर इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में एक महापिंड था और इस महापिंड का नाम इन्होंने निहारिका रखा। ये निहारिका लगातार गति कर रही थी और गति करने की वजह से निहारिका लगातार गति कर रही थी और गति करने की वजह से इसमें शीतलन एवं संकुचन होता जा रहा था। ठीक है, शीतलन तो जा रहा था, संकुचन होता जा रहा था। इस कारण इसके विकिरण के द्वारा तापमान में ह्रास होता जा रहा था। तापमान में ह्रास होने के कारण इसके आयतन में कमी होती जा रही थी और आयतन में कमी होने के साथ इसकी गति बढ़ती जा रही थी। तो इस प्रकार कांट की जो तीसरी गलती थी उनको भी लाप्लास महोदय ने दूर कर दिया गति संबंधी। कि कांट महोदय ने कहा था कि जो जो इस निहारिका की आकार आयतन बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी गति बढ़ेगी, लेकिन लाप्लास महोदय ने इसका खंडन करा, कहा कि इसमें शीतलन संकुचन हो रहा था जिस वजह से इसका आयतन कम होता जा रहा था और आयतन कम होने के कारण इसमें गति पैदा हो गई, गति बढ़ गई। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये वो निहारिका है जिसके बारे में लाप्लास महोदय और कांट महोदय बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इसका मध्य पिंड था वो मध्य पिंड तापमान कम होने के कारण भारहीन होने लगा और ये शेष निहारिका के साथ गति नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये बाहर की ओर निकलने लगा केंद्र अपसारित बल के कारण। केंद्र अपसारित बल के कारण इसकी गति बाहर की ओर हुई और एक छल्ले के रूप में निकल करके ये बाहर आ गया और उस निहारिका के चारों ओर परिक्रमा करना प्रारंभ कर दिया। अब किस डायरेक्शन में इसने परिक्रमा की थी इस बारे में तो लाप्लास महोदय ने बताया नहीं है, लेकिन हम क्लॉकवाइज मान लेते हैं कि इस टाइप से या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी टाइप से आप मान सकते हैं इसकी डायरेक्शन रही होगी। ठीक है, अब ये अलग हो गया और इस एक छल्ले के आगे जाकर के 9 छल्ले बन गए और 9 छल्ले बनने के बाद जैसा कांट महोदय ने कहा था, कांट महोदय ने कहा था कि इस निहारिका से, इस नेबुला से एक के बाद 9 छल्ले निकलेंगे, लेकिन लाप्लास महोदय ने कहा कि नहीं, एक ही छल्ला निकला था और उस छल्ले के फिर 9 टुकड़े हुए थे और 9 टुकड़ों से 9 ग्रहों का निर्माण होगा और आगे जाकर इसी प्रकार से उपग्रहों का इनका निर्माण हो जाएगा। तो लाप्लास महोदय ने
ये अपनी निहारिका परिकल्पना के बारे में इस प्रकार का विवरण दिया है। इसी को आगे जाकर के फ्रांस के एक वैज्ञानिक रॉस महोदय, रॉस की बात हमने कल भी बताई थी, रॉस और लॉकियर इनके बाद के लोग हैं। तो रॉस महोदय ने वही कांट महोदय वाली बात कही थी कि एक के बाद लगातार 9 छल्ले निकलेंगे और उससे 9 ग्रह बनेंगे। तो रॉस महोदय की सिर्फ यही बात है और लाप्लास महोदय का इन्होंने पोस्टुलेशन किया है। ठीक है, अब इनका मूल्यांकन देखते हैं कि लाप्लास महोदय का मूल्यांकन। ठीक है, पहली बात तो लाप्लास महोदय की ये जो हाइपोथेसिस है इसको 150 वर्षों तक काफी समर्थन मिलता रहा, लेकिन जो जो नए नए वैज्ञानिक आविष्कार या वैज्ञानिक तर्क जन्म लेने लगे त्यों त्यों इनकी इन हाइपोथेसिस का समर्थन कम होने लगा। ठीक है, लाप्लास महोदय के अनुसार पृथ्वी प्रारंभ में वायव्य अवस्था में थी, निहारिका पहले वायव्य अवस्था में थी और उसके बाद ये धीरे धीरे द्रव अवस्था में कन्वर्ट हुई और उसके बाद ये ठोस अवस्था में आ गई। लेकिन इसके विपरीत कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी प्रारंभ से ठोस अवस्था में थी। इसके अलावा कई विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि पृथ्वी के इतिहास में एक द्रव अवस्था रही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला इसका मूल्यांकन। दूसरा मूल्यांकन, कोणीय आवेग के स्थिरता का सिद्धांत। कोणीय आवेग की स्थिरता का सिद्धांत। देखिए कोणीय आवेग की स्थिरता का सिद्धांत क्या कहता है। कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार जो मौलिक निहारिका थी, मेन जो निहारिका थी, इसका कोणीय आवेग उतना ही होना चाहिए जितना वर्तमान में सूर्य और बाकी ग्रह हैं। जैसे कि हमारा जो सूर्य है, सूर्य का कोणीय आवेग 2% है, बाकी ग्रहों का कोणीय आवेग 98% है। तो ये कोणीय आवेग की समस्या है। ठीक है, तीसरा इन्होंने बताया कि एक छल्ला जो था उससे बाकी 9 छल्ले निकले और 9 ग्रह बने। तो ये बार बार 9 ही ग्रह क्यों बनते हैं, 9 से कम भी बन सकते थे। या फिर जिस प्रकार निहारिका के चारों ओर वो पिंड जो भारी हो चुका था, घूम रहा था, इसके और भी स्वतंत्र टुकड़े होकर के छोटे छोटे ग्रह बन सकते थे। तो इस समस्या का भी लाप्लास महोदय की तरफ से कोई समाधान नहीं प्राप्त होता है। चौथा कि पृथ्वी द्रव अवस्था में थी। देखिए द्रव अवस्था में पृथ्वी का होने का काफी विद्वानों ने खंडन किया है। कहा है कि द्रव जो स्तर होते हैं उनके बीच में गति समान नहीं होती, उनमें घर्षण होता है और इस वजह से पृथ्वी का द्रव स्तर से परिभ्रमण होना सुनिश्चित नहीं हो पाता है। यदि ये ठोस है तो ठोस में ही परिभ्रमण होना सुनिश्चित हो पाता है। तो इससे संबंधित एक ये मूल्यांकन। पांचवा मूल्यांकन कि जो उपग्रह हैं, उपग्रह अपने पिता ग्रह के चारों ओर ही घुमा करते हैं। ठीक है, तो जब लाप्लास महोदय ने अपनी हाइपोथेसिस बताई थी उस समय इतने ही ग्रहों की खोज हुई थी कि उनके उपग्रहों की कक्षा उनके ग्रहों की पिता ग्रहों के अनुसार ही होती जा रही थी। लेकिन आगे जाके बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों की खोज हुई तो इनके जो उपग्रह हैं वो इनके विपरीत गति करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हो गई। सिक्स्थ ये है कि जो वो अग्निपिंड था, प्रारंभ में जो महापिंड था, उस महापिंड की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसमें गति कहाँ से पैदा हुई, वो आया कहाँ से। तो ये है। नेक्स्ट ये बताया गया है कि निहारिका यदि द्रव अवस्था में थी तो द्रव अवस्था के अनुसार मान लीजिए कि ये वो निहारिका है, तो ये सूर्य जो मेन अंत में इसे सूर्य माना गया है, इस हिस्से को, इस सूर्य के यहाँ पर इस प्रकार की आकृति होनी चाहिए थी जो एक उभार को दर्शाता है कि इससे कुछ छल्ले अलग हो रहे हैं। तो इस प्रकार की सूर्य में कोई भी आकृति नहीं दिखाई देती है। अतः लाप्लास महोदय की जो ये हाइपोथेसिस थी इसको 150 वर्षों तक समर्थन मिला, पर आगे जाकर के इसने सौरमंडल की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में गलत धारणा प्रस्तुत करी है और इसको भी सिरे से खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने अद्वैत तारक सिद्धांत थे उनको पढ़ लिया, कांट महोदय का देख लिया, लाप्लास महोदय का देख लिया। इसके बाद द्वैत तारक सिद्धांत प्रारंभ होंगे। ठीक है, तो अभी द्वैत तारक सिद्धांत को हम अगली कक्षा में प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस टॉपिक को आप यहाँ से पढ़ने के बाद बुक से रीडिंग लगा लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। धन्यवाद।